आपका एपिक हिस्टोरिकल स्टोरीज चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन एक मिनट, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से नहीं होगी। इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद ही कोई सोचेगा। सोचिए, साल है 1889, तारीख 10 नवंबर और जगह न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक ऐसी खबर छापने जा रहा है जो सीधा हजारों मील दूर हिंदुस्तान में बैठे ब्रिटिश राज के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ देगी। और ये खबर थी एक हिंदुस्तानी के बारे में, एक ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश हुकूमत तो एक खूंखार डाकू कहती थी, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स वो उसे इंडिया का रॉबिन हुड बुला रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये इंसान? क्या वो वाकई खतरनाक अपराधी था जैसा अंग्रेज कहते थे, या फिर वो लोगों का मसीहा था जिसे लाखों लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से टंटिया मामा कहते थे? इस सवाल का जवाब वो छिपा है टंटिया की जड़ों में। ये समझने के लिए कि आखिर वो कौन थे, पहले ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने बगावत का रास्ता चुना ही क्यों। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? तो टंटिया आते थे भील समुदाय से। सोच के देखिए, ये वो लोग थे जो हजारों सालों से, जी हां, हजारों सालों से मध्य भारत के जंगलों में रहते आए थे। जंगल ही उनका घर था। उनका नाम भील भी द्रविड़ भाषा के शब्द बिल्लू से आता है, जिसका मतलब है धनुष, और तीरंदाजी तो उनके खून में थी। बिल्कुल आत्मनिर्भर जीवन था उनका। शिकार करते थे, खेती करते थे। घूमर डांस हो या पिथौरा पेंटिंग्स, उनकी संस्कृति बहुत रिच थी। और हां, ये मत भूलिए, वो एक बेहतरीन योद्धा कौम थे। इतिहास गवाह है कि उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे महान राजाओं का भी साथ दिया था। लेकिन फिर एंट्री हुई अंग्रेजों की, और उन्होंने भीलों के पूरे अस्तित्व पर एक दो नहीं, 3 तरफ से हमला किया। सबसे पहला उनके घर पर, यानी उनके जंगलों पर। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स लाकर उनके जंगल छीन लिए गए। फिर दूसरा हमला हुआ उनकी जमीन पर। एक ऐसी लगान व्यवस्था लाई गई जो उनका खून चूस रही थी। और तीसरा, जो शायद सबसे बुरा था, तीसरा और सबसे क्रूर हमला वो था उनकी पहचान पर, उनकी आइडेंटिटी पर। साल था 1871 और अंग्रेज लेकर आए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने भीलों समेत कई समुदायों को पैदा होते ही जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब था कि आप भील हैं, बस इतना ही काफी है आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपको टॉर्चर करने के लिए, यहां तक कि आपको मारने के लिए भी किसी वजह की जरूरत नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था, उनके आत्मसम्मान को कुचलने की एक साजिश। तो जब हालात इतने घुटन भरे हो गए, जब सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तभी इसी माहौल ने एक आम से इंसान को एक असाधारण नायक बना दिया। टंटिया का जन्म हुआ था लगभग 1842 में निमाड़ के बड़दा गांव में। सब ठीक था, लेकिन फिर 1874 में उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया। इल्जाम खराब आजीविका। सोच सकते हैं कितना अजीब इल्जाम है। खैर, 1878 में उन्हें दोबारा पकड़ा गया, इस बार एक ऑफिसर हाजी नसरुल्ला खान यूसुफजई ने। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। गिरफ्तारी के सिर्फ 3 दिन बाद टंटिया खंडवा जेल से फरार हो गए। और यह सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, नहीं, ये क्रांति का, एक बगावत का ऐलान था। और उस दिन के बाद से एक ही इंसान की 2 अलग अलग तस्वीरें बन गईं। ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो एक नोटोरियस डकॉयट था, कानून के लिए एक बड़ा खतरा, लेकिन आम लोगों के लिए, उनके लिए वो एक रक्षक थे, इंसाफ की आवाज थे, उनके प्यारे मामा। इसके बाद अगले 12 सालों तक, जी हां, पूरे 12 साल, टंटिया भील ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी जो अंग्रेजों के लिए एक बुरा सपना बन गई। एक ऐसा सपना जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध। उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों को अपना घर, अपना किला, अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनका प्लान बड़ा सिंपल था। जब दुश्मन सोए तब हमला करो, उनके खाने पीने, हथियारों का रास्ता काट दो। जब फौज आगे बढ़े तो तुम जंगल में गायब हो जाओ, और जब वो डर के भागें तो उनका पीछा करो। कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं, बस अपनी चालाकी से उन्होंने हजारों अंग्रेजी सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। पर टंटिया को सिर्फ रॉबिन हुड कह देना उनके काम को छोटा करने जैसा होगा। वो सिर्फ अमीरों से लूटकर गरीबों में नहीं बांट रहे थे, नहीं, वो इससे कहीं बढ़कर थे। वो एक तरह से एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे।
एक समानांतर सरकार। जिन इलाकों में अंग्रेजी कानून का कोई मतलब ही नहीं था, वहां टंटिया मामा का इंसाफ चलता था। वही लोगों के झगड़े सुलझाते थे, वही साहूकारों से कर्ज माफ करवाते थे और वही लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाते थे। तो जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो ताकत के बल पर टंटिया को नहीं हरा सकते, तब उन्होंने अपना आखिरी और सबसे घिनौना हथियार इस्तेमाल किया, धोखा। देखिए, अंग्रेज एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि टंटिया की असली ताकत उनके तीर कमान या बंदूक नहीं है। नहीं, उनकी असली ताकत है लोगों का उन पर अटूट विश्वास, और इस विश्वास की दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें धोखे का ही सहारा लेना पड़ा। और धोखा दिया किसने? किसी अपने ने ही। उनकी एक मुंह बोली बहन थी, उनके पति गणपत ने। मौका था रक्षाबंधन का। गणपत ने टंटिया को संदेश भिजवाया कि आओ, एक अंग्रेज अफसर तुमसे माफी और शांति पर बात करना चाहता है। टंटिया तो टंटिया थे, अपनों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो अपनी बहन से राखी बंधवाने पहुंचे और बस वहीं धोखे से पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। अगस्त 1889 में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें इंदौर की सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया, खूब टॉर्चर किया गया। फिर जबलपुर में एक नाम का, बस दिखावे का मुकदमा चलाया गया, जिसका फैसला तो पहले से ही लिखा जा चुका था। 19 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई और 4 दिसंबर 1889 उस दिन भारत के इस महान बेटे को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या टंटिया की कहानी यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने सोचा, उन्होंने टंटिया को खत्म कर दिया। असल में उनकी अमर कहानी की शुरुआत तो अब हुई थी। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिश हुकूमत टंटिया से कितना डरती थी कि वो उनके जिस्म से ही नहीं, उनकी लाश से भी डर रही थी। इतना डर कि उन्होंने उनका शव उनके परिवार को सौंपा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर टंटिया की समाधि बन गई तो वो एक तीर्थ स्थल बन जाएगी, एक ऐसी जगह जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा बगावत की याद दिलाती रहेगी। इसी डर के मारे उन्होंने रात के अंधेरे में उनके शव को पतालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। सोचा कि किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जिस नाम को मिटाना चाहते थे, वो नाम तो अमर हो गया। आज वही जगह उनकी समाधि है, एक पवित्र स्थल। और ये सुनिए, आज भी उस स्टेशन से गुजरने वाली हर एक क्रेन उनके सम्मान में एक पल के लिए रुकती है। सोच के देखिए, पतालपानी स्टेशन और इंदौर का एक बस स्टैंड भी आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। टंटिया मामा की कहानी हमें एक चीज याद दिलाती है कि जब जुल्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो जंगल का एक बेटा भी एक पूरी सल्तनत की नींव हिला सकता है। लेकिन अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे इतिहास की किताबों के पन्नों में ऐसे महान नायकों का जिक्र तक नहीं मिलता?